अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द थर्ड एपिसोड ऑफ इस्लामिक एक्सपेंशन सीरीज। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे मुसलमान आर्मी एक बार फिर बैटल ऑफ रिवर में ससानियन आर्मी को हरा देती, और जब ये खबर शाह ऑफ टेसिफोन को पता चलती है तो वो अपनी तमाम एम्पायर के हिस्सों से आर्मीज़ को टेसिफोन बुलाता है, और इनमें से पहली आर्मी जो टेसिफोन पहुँचती है इसको अंदाज़ागार के अंडर फलाजा सिटी की तरफ भेज दिया जाता है। अब एक ससानियन आर्मी अंदाज़ागार के अंडर टेसिफोन से फलाजा सिटी की तरफ आ रही थी, और इसको पिछली ससानियन आर्मी के हारे हुए कुछ लोग मिलते हैं जिनकी तादाद 5 से 6 हज़ार की थी, और ये इस आर्मी के साथ मिलकर एक 25 से 30 हज़ार की फ़ौज बना लेते। अब ये आर्मी फलाजा सिटी के बाहर आके कैंप कर जाती। इसी दौरान दूसरी आर्मी जो कमांडर बहमन के अंडर टेसिफोन आई थी, इसको भी अंदाज़ागार की आर्मी को रीइंफोर्स करने के लिए भेज दिया जाता है। एक तरफ अंदाज़ागार की आर्मी फलाजा सिटी के बाहर कैंप कर चुकी थी, जबकि बहमन की आर्मी को यूफ्रेटिस रिवर के बाहरी कैंप करने के लिए कहा गया। इनका मकसद था कि अगर मुसलमान अल-हिरा की तरफ प्रोसीड करें, यानी उसकी तरफ जाने की कोशिश करें, तो बहमन की आर्मी अंदाज़ागार को रीइंफोर्स करे और इनको यहाँ तक जाने से रोक सके। हज़रत खालिद बिन वलीद ने अपने स्काउट्स पहले ही इन इलाकों में फैला रखे थे, इसीलिए ससानी आर्मी की ससानी फ़ौज की तमाम हरकत और ख़बरें मुसलमानों को बिला तवक्कुफ़ पहुँची जा रही। अब क्योंकि फलाजा शहर उबाला और अल-हिरा के दरमियान मौजूद एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट था, इसको हासिल करना भी मुसलमानों के लिए बहुत ज़रूरी था। ना सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि ससानी एम्पायर के लिए भी ये शहर बहुत इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि अगर मुसलमान इस पर कब्ज़ा करके अल-हिरा तक पहुँच जाते तो उनके लिए ससानिड एम्पायर के बाकी इलाके बहुत ही ईजी टारगेट, बहुत ही आसान हदफ बन जाते। यहाँ पर सोचने की बात यह है कि ससानी फ़ौज डायरेक्ट मुसलमानों पर उबाला आकर हमला क्यों नहीं करती। इसके पीछे वजह यह है कि मुसलमान अब अरेबियन पेनिनसुला और ससानिड एम्पायर के दरमियान मौजूद क्रॉसिंग, इस पर अपना कंट्रोल पा चुके थे, और अब इन पर डायरेक्ट अटैक करना नामुमकिन था। अब हज़रत खालिद बिन वलीद के लिए इन दोनों आर्मीज़ को हराना बहुत ज़रूरी था ताकि वो अपनी कैंपेन को जारी रख सकें। इसीलिए वो उबाला में अपना एक गैरिजन छोड़कर बाकी सारी आर्मी के साथ अंदाज़ागार की तरफ मार्च शुरू करते हैं। रास्ते में हज़रत खालिद बिन वलीद लोकल अरब कबीलों से और बंदों को रिक्रूट करते हैं, और ये मुसलमान आर्मी अब तादाद में तकरीबन 15 से 20 हज़ार की हो चुकी थी, जबकि इनके मुकाबले में अगर देखा जाए तो अंदाज़ागार की आर्मी की तादाद तकरीबन 30 हज़ार के करीब थी और बहमन की आर्मी तकरीबन 20 हज़ार पर मुश्तमिल थी। मई 633 में जब हज़रत खालिद बिन वलीद फलाजा की तरफ मार्चिंग शुरू करते हैं तो इनको एक बात का बहुत ही ख्याल रखना था। यहाँ पर ये नहीं चाहते थे कि बहमन की आर्मी अंदाज़ागार को रीइंफोर्स कर सके जब मुसलमानों का और इनका आपस में क्लैश हो, इसलिए वो अपनी आर्मी को बहुत ही मोहतात तरीके से फलाजा की तरफ जाने का कहते हैं। लेकिन बहमन को मुसलमानों के इस एडवांसमेंट की खबर पता लग जाती है, और वो भी अपनी आर्मी के साथ फलाजा की तरफ मूव करना शुरू करता है। लेकिन यहाँ पर मुसलमानों को अपनी लाइट आर्मी के होने का एक और फ़ायदा होता है। ये लोग रफ्तार में काफ़ी तेज़ थे ससानिड आर्मी की निस्बत, इसीलिए मुसलमान फलाजा पहले पहुँच जाते हैं। यहाँ पर रुककर अगर फलाजा के बाहर मौजूद मैदान जंग के बारे में जायज़ा लिया जाए तो यहाँ पर हमें नज़र आता है कि ये एक बहुत ही फ्लैट एरिया था जिसके दोनों तरफ पहाड़ियाँ मौजूद थी, यानी पीछे से अटैक करना दोनों ही आर्मीज़ के लिए नामुमकिन था। इसके नॉर्थ ईस्ट में सहरा था, जबकि ईस्टर्न साइड के ऊपर दरियाए कासिफ मौजूद था। कई दिन तक दोनों आर्मीज़ एक दूसरे के सामने तो रहती हैं, लेकिन कोई भी हमला नहीं करता। इसका एक फ़ायदा मुसलमानों को ये तो था ही कि ये काफ़ी लंबी मार्चिंग के बाद कुछ रेस्ट कर सकते थे, और अंदाज़ागार के लिए फ़ायदेमंद इसलिए थी कि बहमन उन तक पहुंच सकता था और इनकी आर्मी की तादाद काफ़ी हद तक बढ़ जाती। लेकिन इसी बात की परेशानी हज़रत खालिद बिन वलीद को भी थी, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि बहमन की आर्मी पहुँच कर अंदाज़ागार की आर्मी को रीइंफोर्स कर सके। इसलिए हज़रत खालिद बिन वलीद अपनी आर्मी को ससानी फ़ौज के सामने लाते हैं और दोनों आर्मीज़ अपनी फॉर्मेशंस ले लेती। फ़ौजों की तरतीब बिल्कुल स्टैंडर्ड तरीके से की गई थी, एक सेंटर और दो तरफ पर विंग्स थे। दोनों आर्मीज़ एक दूसरे के सामने मौजूद थी, लेकिन ससानी फ़ौज को यहाँ पर रुक के एक बड़ी ही अजीब बात देखने को मिलती है। मुसलमानों की फ़ौज में किसी किस्म की कैवेलरी मौजूद नहीं थी। जी हाँ, वही कैवेलरी जो कि इस सारे इलाके में अपनी साख बना चुकी थी।
हर कोई जानता था मुसलमान कैवेलरी के बारे में और इनकी इफेक्टिवनेस के बारे में। बहरहाल दोनों आर्मीज़ एक दूसरे के सामने थी और मुसलमानों की क़ियादत करते हुए हज़रत खालिद बिन वलीद पहली सफ़ में मौजूद मुसलमानों के साथ ससानी फ़ौज पर हमला शुरू कर। कई घंटे तक चलने वाली इस जंग के नतीजे में दोनों तरफ फ़ौजी काफ़ी ज़्यादा थकते जाते हैं और यहाँ पर ससानी फ़ौज को अपनी तादाद का फ़ायदा होता है कि अपनी आर्मी के पहली सफ़ को पिछली सफ़ के साथ बदल देते हैं ताकि नए फ़ौजी आकर आगे लड़ सकें। लेकिन मुसलमानों के पास कोई भी ऐसा फ़ायदा मौजूद नहीं था। अब एक तरफ ससानी फ़ौज मुसलमानों का डट कर मुकाबला कर रही थी और दूसरी तरफ बहमन की फ़ौज वलाजा पहुँच रही थी। दोनों ही चीज़ें हज़रत खालिद बिन वलीद के लिए मसला पेश थीं और इसी दौरान हज़रत खालिद बिन वलीद एक इशारा करते हैं जिसके बाद पूरी जंग का माहौल एकदम से तब्दील हो जाता है। होता यह है कि हज़रत खालिद बिन वलीद ने एक रात पहले, जब इनकी आर्मी पहाड़ी के पीछे मौजूद थी और अभी ससानियों के सामने नहीं आई थी, ये अपनी आर्मी को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। अपनी सारी कैवेलरी को आर्मी से अलग कर लेते हैं और इस कैवेलरी को सहरा की तरफ से ससानी फ़ौज की तरफ जाने के लिए कहते हैं। अब इस इशारे के तहत ये कैवेलरी ससानी फ़ौज के पीछे मौजूद पहाड़ियों से निकल कर बाहर आती और ससानी फ़ौज, जो कि मुसलमानों को पीछे धकेलने में काफ़ी हद तक अपनी जगह से आगे आ चुकी थी, इनके पीछे कोई भी डिफेंस मौजूद नहीं था। ये कैवेलरी पीछे से, जबकि मुसलमान इन्फेंट्री आगे से ससानी फ़ौज को घेर लेती है और यहाँ पर फिर से कुछ देर के लिए एक बहुत ही खूनरेज़ा जंग शुरू होती है। लेकिन चंद ही लम्हों बाद ससानी फ़ौज मारी जाती है, इनका कमांडर मारा जाता है। तकरीबन 20 से 25 हज़ार ससानी फ़ौजी इस जंग की निस्बत मारे जाते हैं, जबकि मुसलमानों में सिर्फ 3,000 मुसलमान शहीद रहते हैं और ऐसे मुसलमान बैटल ऑफ वलाजा में भी फातेह रहते हैं। बात करें बचे हुए ससानी फ़ौजियों की, तो इनमें ज़्यादा तादाद क्रिश्चियन अरब्स की थी। ये लोग भागकर पास के एक शहर, पास के एक टाउन उलैस के अंदर पनाह लेते हैं और यहाँ पर अपने कबीले वालों को इस सारे माहौल के बारे में बताते हैं। ये कबीले वाले अपने स्काउट्स बाकी इलाकों में भेजते हैं और साथ ही साथ शाह ऑफ टेसिफोन इसको भी इस खबर के बारे में बताते हैं। अब एक तरफ ही क्रिश्चियन स्काउट्स बाकी इलाकों से कुछ और आदमियों को इकट्ठा करके एक छोटी फ़ौजी दस्ता बना लेती है, जबकि शाह ऑफ टेसिफोन की तरफ से एक ख़त बहमन को भेजा जाता है और कहा जाता है कि उलैस की तरफ मार्च किया जाए और इन क्रिश्चियन अरब्स के साथ मिलकर फ़ौज को तैयार किया जाए। बहमन को ये ख़त मिलता है। बहमन अपनी एक जनरल जबन के अंडर अपनी आर्मी को करता है और इस सारी आर्मी को उलैस जाने के लिए कहता है, जबकि खुद बहमन वापस टेसिफोन की तरफ चला जाता है। उलैस के अंदर ससानी और क्रिश्चियन अरब मिलकर एक बड़ी फ़ौज तैयार कर चुके थे और मुसलमानों को भी इस बारे में खबर हो चुकी थी। यानी अलहरा तक जाने के लिए अब एक और रुकावट मुसलमानों के लिए ये ससानी और क्रिश्चियन अरब फोर्स। हज़रत खालिद बिन वलीद अपनी आर्मी को लेकर उलैस की तरफ जाते हैं और इनका मुकाबला इस आर्मी के साथ होता है। दोनों आर्मीज़ एक दूसरे के साथ लड़ती हैं और एक बार फिर मुसलमान यहाँ पर कामयाब रहते हैं और ऐसे ही मुसलमान अलहरा तक भी पहुँच जाते हैं। अलहरा में भी मुसलमानों को कुछ लोकल बगावत का सामना करना पड़ता है, लेकिन ज़्यादा देर तक ये बगावत टिकी नहीं रहती मुसलमानों के सामने और शहर के लोग मुसलमानों के सामने आखिरकार सरेंडर कर देते हैं। हज़रत खालिद बिन वलीद अगले कुछ महीने अपनी एडवांसमेंट्स को रोक कर यहीं पर एक नई एडमिनिस्ट्रेशन कायम करते हैं और जिज़िया कलेक्शन को यकीनी बनाते हैं। इसी दौरान हज़रत खालिद बिन वलीद अपनी कुछ रीडिंग पार्टीज़ बनाकर इनको नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट में जाने के लिए कहते हैं। नॉर्थ भेजी गई ये पार्टीज़ सैनिड एम्पायर के कुछ हिस्सों पर जाकर वहाँ से इंफॉर्मेशन और लूट इकट्ठी करती है, जबकि नॉर्थ वेस्ट में भेजी गई आर्मी सैनिड और रोमन एम्पायर के बॉर्डर पर मौजूद थी। ये यहाँ पर कुछ रेड्स कंडक्ट करते हैं और वहाँ से लूट और इंफॉर्मेशन दोनों मुस्लिम कमांडर हज़रत खालिद बिन वलीद को ला कर देते हैं। इस भेजी गई मालूमात के नतीजे में हज़रत खालिद बिन वलीद को पता चलता है कि ससानी फ़ौज के दो और बड़े गैरिजन्स पास के दो शहर अंबर और आइन अल तैमूर में मौजूद है। यानी मुसलमानों को अपनी कैंपेन जारी रखने के लिए इन दो बड़े गैरिजन्स का सामना भी करना था। क्या ये दोनों गैरिजन्स मुसलमानों पर हावी रहे? क्या मुसलमान अब किसी और तरफ मूव करने वाले थे या फिर अपनी कैंपेन को ससानिड्स के खिलाफ जारी रखने वाले थे?
सब इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।